Hello learners, welcome to my channel NTA UGC NET पेपर टू एजुकेशन। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मेरा जो ये कोर्स है वो एज़ पर लेटेस्ट सिलेबस है, ताकि आपकी प्रिपरेशन में थोड़ी आपको हेल्प रहे। जो भी बच्चे पेपर टू एजुकेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, नेट एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए मेरा ये कोर्स है वो बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे एजुकेटर्स आपको पढ़ाते तो हैं, लेकिन डिटेल में नहीं पढ़ा पाते, या फिर एक एक कॉन्सेप्ट वो नहीं करा पाते। लेकिन मैं आपके लिए स्पेशली लेके आई हूँ हर एक टॉपिक जो कि डिटेल में पढ़ाऊँगी, प्रॉपर्ली पढ़ाऊँगी, और एक भी टॉपिक आपका छूटे नहीं और एग्ज़ाम में अच्छे से आप प्रिपेयर कर पाओ उस तरीके से। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि मेरी जो पिछले 2 क्लासेस थे उसमें मैंने आपको सांख्य और योगा के बारे में बताया था। सांख्य फिलोसॉफी कंसिडर्स योगा एज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, और इसीलिए मैंने उस पर पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दो वीडियो बनाए थे। आज हम उसी में कंटिन्यू करेंगे एंड देन आफ्टर हम योगा के बारे में भी कुछ पढ़ेंगे। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। टॉकिंग अबाउट यूनिट नंबर 1 एजुकेशनल स्टडीज़ हम पढ़ रहे हैं। उसमें ए पॉइंट है कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलोसॉफी, उसमें सांख्य एंड योगा। सांख्य फिलोसॉफी ये पार्ट 3 है। पार्ट फर्स्ट एंड सेकेंड मेरे वीडियो है अपलोड किए हुए, आप देख सकते हो। टॉकिंग अबाउट सांख्य फिलोसॉफी पार्ट 3। फ्रेंड्स, मैंने ये स्लाइड स्पेशली इसीलिए बनाई है क्योंकि इसमें मैंने पॉइंट्स लिखे हैं जो आपको बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं एग्जामिनेशन के लिए, और इसमें से एक क्वेश्चन तो आता है, क्योंकि ये स्लाइड में जो भी मैंने ये पॉइंट्स लिखे हैं इंपॉर्टेंट वाले, वो आपको अच्छे से याद अगर आप कर लोगे तो एग्जामिनेशन में आपको हेल्प रहेगी। कहा गया है सांख्य फिलोसॉफी, एपिस्टेमोलॉजी क्या है उसकी। एपिस्टेमोलॉजी मतलब आपको पता है एपिस्टेमोलॉजी किसे कहते हैं? तो एपिस्टेमोलॉजी मतलब थियरी ऑफ रियलिटी। रियलिटी मतलब कि एक्चुअल में क्या है, कैसा सिनारियो है, वर्ल्ड किस तरीके का है। तो वो सांख्य फिलोसॉफी कैसे बिलीव करता है, या सांख्य फिलोसॉफी के हिसाब से वर्ल्ड क्या है, तो वो हम बोल सकते हैं कि एपिस्टेमोलॉजी क्या है अकॉर्डिंग टू सांख्य फिलोसॉफी। तो बोला क्या है, सांख्य से प्रकृति और मैटर इज इटर्नल। When the divine light aura or पुरुष gets reflected upon प्रकृति, that is matter, then the intellect is born। बोला क्या है कि प्रकृति और मैटर तो इटर्नल है, लेकिन जब डिवाइन लाइट या फिर ऑरा, या फिर हम बोल सकते हो कि वो एक प्रॉपर जो फोकस है, जब उसका पुरुष के ऊपर रिफ्लेक्ट होता है, तो आप बोल सकते हो कि मेरे कहने का मतलब है कि पुरुष का जो ऑरा है वो प्रकृति के ऊपर रिफ्लेक्ट होता है। प्रकृति इन द सेंस वर्ल्डली प्लेजर्स या फिर मटेरियल या मैटर, तो उसके ऊपर जब रिफ्लेक्ट होता है तब जाके इंटेलेक्ट बॉर्न होता है। इंटेलेक्ट मतलब कि हमारी जो कॉन्शियसनेस है, हमारा जो नॉलेज है, हमारा जो अंदर इनर स्ट्रेंथ है, वो बॉर्न होता है। कैसे? तो आप समझ सकते हो कि पहले भी हमने 2 स्लाइड में देखा है कि पुरुष इज अ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, वो अलर्ट है, वो कॉन्शियस स्टेट है। तो कभी कभी वो डिल्यूजनरी इफेक्ट में आ जाता है, मोह माया, डिल्यूजन, वर्ल्डली जो मटेरियल थिंग्स है उसके अंदर वो इन्वॉल्व हो जाता है, एंड अल्टीमेटली वो अपना जो एक्चुअल एसेंस है वो खो बैठता है। दैट इज़ वाई इट इज सेड दैट व्हेन उसका जो पुरुष का एक्चुअल जो ऑरा है या लाइट है, डिवाइन लाइट है, डिवाइन पावर है, तो वो अगर जब प्रकृति या मैटर के ऊपर फोकस होता है, तब जाके वो जो हमारा इग्नोरेंस है, जिसको वो डिल्यूजनरी इफेक्ट है, मोह माया है, जिसको हम अब तक बहुत फोकस करते थे, इग्नोर नहीं कर पाते थे, तो जब पुरुष की डिवाइन लाइट उसके ऊपर पड़ती है तो इंटेलेक्ट बॉर्न होता है, और हम सही क्या है गलत क्या है वो समझ पाते हैं। Consequently, Prakriti starts considering itself as conscious, aware, चेतन and unattached। कहा गया है सांख्य फिलोसॉफी के हिसाब से जो प्रकृति है वो धीरे धीरे फिर अपने आप को कॉन्शियस स्टेट में, क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वो डिवाइन लाइट जो पुरुष की या कॉन्शियसनेस की थी वो प्रकृति के ऊपर गिरी, और इसी वजह से प्रकृति धीरे धीरे अपने आप को डिटैच या फिर अनअटैच पुरुष से या फिर वर्ल्डली प्रेशर से अपने आप को मानने लगी। दिस इमेजिनरी एंड इम्पोज रिलेशन बिटवीन प्रकृति एंड पुरुष इज बॉन्डेज। अब ये तो सिंपल ही है कि पुरुष एंड प्रकृति इन द सेंस कि व्हेन बोथ गेट्स कंबाइंड, तो एक बॉन्डेज, बॉन्डेज इन द सेंस जो वर्ल्डली प्लेजर है उसमें सब खो जाते हैं। तो कहने का मतलब है ये एक इमेजिनरी बॉन्डेज है। To break this bond and to recognize the separate existence of प्रकृति is called as salvation। जब ये बॉन्ड टूटता है, ये टूटना ही चाहिए, तो जब ये होता है तब आप बोल सकते हो कि जो इंसान है वो साल्वेशन या मोक्ष की गति के ऊपर जा रहा है। आफ्टर अज्यूमिंग
दिस स्टेज द पुरुष कंसिडर इटसेल्फ डिटैच। धीरे धीरे जब कॉन्शियसनेस राइज होती है, जब वो डिवाइन लाइट का पावर ज़्यादा आने लगता है इंसान के अंदर, तब उसको ओरिजिनलिटी समझ में आती है। तब उसको पता चलता है कि ये जो वर्ल्ड की मटीरियलिस्टिक थिंग्स है या फिर प्लेजर्स है या फिर वो जो डिल्यूजन है, वो मोह माया है जो आपको ओरिजिनलिटी से या लाइफ से वाकिफ़ नहीं कराती है। तो जब वो आपको रियलाइजेशन हो जाए तब आप मोक्ष के पाथ पे चलने लगते हो या साल्वेशन के पाथ पे चलने लगते हो, ऐसा सांख्य फिलोसॉफी कहता है। एपिस्टेमोलॉजी यानी थियरी ऑफ रियलिटी, तो ये रियलिटी दर्शाता है। इवन आफ्टर ऑब्टेनिंग साल्वेशन द बॉडी इज नॉट डिस्ट्रॉयड इमीडिएटली। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझो। इवन आफ्टर ऑब्टेनिंग साल्वेशन, कहा गया है कि साल्वेशन मिलने के बाद या फिर मोक्ष आप जो प्राप्त करते हो या करना चाहते हो, समझ लो कर लिया, तो उसके बाद भी जो हमारी ये बॉडी है वो डिस्ट्रॉय नहीं होती इमीडिएटली ड्यू टू इम्प्रेशन ऑफ द प्रीवियस बर्थ। ये मैं नहीं कह रही, ये सांख्य फिलोसॉफी या सेज कपिल ने बोला है कि हमारे पिछले जन्म के कुछ ना कुछ इम्प्रेशंस होते हैं, कुछ ना कुछ कर्म ऐसे होते हैं, कुछ डीड्स होते हैं जो कि हमारे वो जो प्रीवियस ईयर के इम्प्रेशन है वो आगे के जन्म, आने वाले जन्म में भी वो थोड़े रहते ही है, पुण्य पाप जो हम नॉर्मल लाइफ में बोलते हैं। तो उस वजह से सांख्य फिलोसॉफी कहता है कि वो प्रीवियस बर्थ के जो भी हमारे इम्प्रेशन है वो हमें साल्वेशन या मोक्ष की गति पे नहीं ले जाते, या फिर अगर आप पहुँचे भी हो तो आपको दूसरा अपना बॉडी है वो डिस्ट्रॉय नहीं हो जाता, दूसरा जन्म लेना ही पड़ता है। देन साधक, साधक मतलब जो इंसान है, जो डिवोटी है, जो ये साल्वेशन के मार्ग पे चल पड़ा है, इज इन अ लाइफ फ्री जीवन मुक्त स्टेट। जब उसको ये रियलाइजेशन हो गया है कि ये साल्वेशन मुझे प्राप्त करना है, मोक्ष की गति के ऊपर मुझे ध्यान देना है, तो उस टाइम पे वो जो लाइफ की बड़ी बड़ी आशाएं हैं या फिर अपने आप को वो फ्री महसूस करता है, जीवन मुक्त, वो उस स्टेट में आ जाता है। When the bhog, that is attainment of desires or miseries is complete, physical body decays, starves, and the devotee जो साधक है अचीव साल्वेशन और कैवल्य। धीरे धीरे जब अटेनमेंट ऑफ डिज़ायर्स, जब आपकी इच्छाएं धीरे धीरे आप प्राप्त करने लगते हो, मिजरीज आपकी जितने भी दुख है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगते हैं। ये सब क्यों होने लगा? क्योंकि आप धीरे धीरे रियलाइज़ कर रहे हो कि रियलिटी क्या है। फिजिकल बॉडी अपनी जो है वो धीरे धीरे डिके होने लगती है। डिके मतलब कि वो जो एक्चुअल एसेंस है वो समझने लगती है, और ये जो मटीरियलिस्टिक प्लेजर है उससे अपने आप को डिटैच करती है, दूर करने लगती है। एंड धीरे धीरे फिर वो जो इंसान है, वो जो साधक है, वो जो डिवोटी है, वो कैवल्य या फिर साल्वेशन हम बोल सकते हो, उसके मार्ग पे चल पड़ता है। सांख्य बोलता है कि योगा और उसके आठ पाथ, पाथ मतलब 8 जो लिम्स है या फिर 8 मार्ग है, वो हेल्प करते हैं हमें टू गेट अस फ्री फ्रॉम वर्ल्डली डिज़ायर्स एंड मिजरीज। जो जीवन के दुख है या फिर वर्ल्ड के जो डिज़ायर्स, हमें मटेरियल प्लेजर्स चाहिए, गाड़ी बंगला, मैंने पहले भी बोला था पहले की स्लाइड में, गाड़ी बंगला नौकर चाकर सब किसी को, सबको चाहिए, किसको नहीं चाहिए। तो ये जो सारे डिल्यूजन्स है, ये मटेरियलिस्टिक प्लेजर है, जो डिज़ायर्स है हमारी, तो अगर वो सब एक डिल्यूजन है, वो हम सब जब समझने लगेंगे तो हम साल्वेशन के मोड पे या फिर पाथ पे चलने लगेंगे, ऐसा कह सकते हैं। पर वो साल्वेशन के पाथ पे चलना भी इतना आसान नहीं। वो आप पाथ कब रिकॉग्नाइज करोगे? जब आप योगा को या फिर उसके जो दर्शाए गए 8 रास्ते हैं उसके ऊपर चलोगे तब। विदाउट फॉलोइंग दिस प्रिंसिपल्स नो वन कैन बी प्योर इन माइंड, स्पीच एंड डीड। योगा के जो 8 प्रिंसिपल है, जब तक कोई फॉलो नहीं करता तब तक कोई अपने दिमाग से प्योर नहीं हो पाता, अपने बोलने के तरीके से प्योर नहीं हो पाता, और अपने कर्म से प्योर नहीं हो पाता। प्योर यानी कि एकदम अच्छी तरीके से वो सोच नहीं पाता, बोल नहीं पाता, और अब अच्छे कर्म भी नहीं कर पाता, इस वजह से, क्योंकि मोह माया लालच होती है। तो इन दैट वे यहाँ पे बोला है। फ्रेंड्स, ये सांख्य फिलोसॉफी पार्ट 3 का ये जो स्लाइड था वो इम्पोर्टेंट था, इसलिए मैंने यहाँ पे ये रखा है। नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स योगा फिलोसॉफी। ये आप पिक्चर देख सकते हो, ये महर्षि पतंजलि का है। योगा फिलोसॉफी माना गया है, 100% एविडेंस है ऐसा हम नहीं कह सकते, लेकिन माना गया है कि महर्षि पतंजलि इज सेड टू बी द प्रोफाउंडर ऑफ योगा फिलोसॉफी। महर्षि पतंजलि, ये 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है, तो आप दिमाग में रख लो या फिर आप नोट बनाते हो उसमें भी लिख दो कि महर्षि पतंजलि ने योगा फिलोसॉफी को फाउंड किया था।
सांख्य हमें पता है कि डज नॉट बिलीव इन गॉड, बट योगा फिलोसॉफी बिलीव्स इन गॉड। आपको ये भी ध्यान रखना है कि सांख्य और योगा दोनों में से कौन सी फिलोसॉफी गॉड में या भगवान में या आत्मा में विश्वास रखती है। तो सांख्य फिलोसॉफी आत्मा में या भगवान में विश्वास नहीं रखती, लेकिन योगा फिलोसॉफी डेफिनेटली रखती है। फिर बोला गया है योगा सेज गॉड इज अ डूअर ऑफ द वर्ल्ड। योगा मानता है कि जो भगवान है, जो ब्रह्म है, या फिर आप बोल सकते हो कि उनके हिसाब से योगा या पातंजलि के हिसाब से जो भगवान है वो ही ये पूरे वर्ल्ड को बना रहे हैं या बनाया है, ऐसा मानती है योगा फिलोसॉफी। यहाँ पे मैंने लिखा है द एट फोल्ड पाथ इज कॉल्ड अष्टांग। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। योगा फिलोसॉफी में 8 पाथ दिखाए गए हैं। 8 लिम्ब बोल सकते हो आप, पाथ बोल सकते हो, या फिर मार्ग बोल सकते हो, जिसके ऊपर चल के इंसान साल्वेशन, मोक्ष, कैवल्य, जो भी आप बोलो वो प्राप्त कर सकता है पातंजलि के हिसाब से। दो 8 फोल्ड पाथ या फिर वो अष्टांग मार्ग जिसको बोलते हैं, उसका संस्कृत वर्ड है अष्टांग। तो अष्टांग इन द सेंस कि क्या है, तो 8 लिम्स है, यानी कि अष्ट मतलब 8 एंड अंग मतलब लिम्ब। दिस 8 स्टेप्स बेसिकली एक्ट एज गाइडलाइंस ऑन हाउ टू लिव अ मीनिंगफुल एंड पर्पसफुल लाइफ। कैसे आप शांति से सुखमय जीवन जी सकते हो उसके बारे में बोला गया है। सबसे पहला है यम। 8 मार्ग है, अष्टांग योग बोलते हैं योगा फिलोसॉफी में। तो उसका सबसे पहला लिम्ब है या फिर पहला पाथ है, वो है यम। द फर्स्ट लिम्ब यम deals with one's ethical standards and sense of integrity, focusing on our behavior and how we conduct ourselves in life. Yam are universal practices that relate best to what we know as a golden rule. Do unto others as you would have them to do unto you. बहुत सिंपल है, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं। जो 8 पाथ या 8 कंपोनेंट्स अष्टांग योग के हैं उसमें सबसे पहला यम है, वो लिम्ब माना गया है, लिम्ब या फिर फर्स्ट पाथ बोल लो आप। तो वो क्या कहता है कि जो एक्सेप्टेबल है सोसाइटी में, जो यूनिवर्सल प्रैक्टिसेस है, जो सभी लोग मानते हैं कि भाई ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है, एथिक्स जो है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूँ कि हमें हमेशा सच्चाई के साथ देना चाहिए, सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए। तो ये तो भाई मैंने खुद ने नहीं बोला, ये तो यूनिवर्सली प्रैक्टिसेस है जो सब लोग अप्लाई करते हैं और एक जीने का तरीका सिखाती है। तो यम यानी कि हमें वही जीने का तरीका सीखना है जो हम दूसरे हमारे ऊपर करें वो अच्छा नहीं लगता, वो हमें दूसरे के ऊपर भी नहीं करना है। अब आप देखो जो ये यम है, और कह सकते हो कि ये जो पहला मार्ग है उसके 5 कंपोनेंट्स है, जैसे कि अहिंसा, नॉन वायलेंस। हमें अहिंसा या फिर नॉन वायलेंस में बिलीव करना है, वायलेंस, हिंसा नहीं करनी है। सत्य, हमेशा सच बोलना है। अस्तेय, नॉन स्टीलिंग, कुछ भी चोरी नहीं करनी है, कभी भी चोरी नहीं करनी है। ब्रह्मचर्य, सेलिबसी का पालन करना है। अपरिग्रह, नॉन एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ। आपने देखा होगा घर, गाड़ी, बंगला, पैसा, नौकर चाकर, वो सब तो सबके पास मतलब डिज़ायर करते ही है सब, लेकिन आपने देखा होगा कि पैसे बहुत एक्यूमुलेट करते हैं सब लोग, खाना वाना सब स्टोर करके रखते हैं, किसी को अगर भूखा है कोई तो उसको नहीं देते। तो ये सब नहीं होना चाहिए। नॉन एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ, नॉन स्टोरिंग ऑफ वेल्थ, कितना पैसा आप भर भर के रखोगे, तो वो सब नहीं होना चाहिए। ये मैं नहीं कह रही, ये महर्षि पातंजलि ने कहा है। सेकेंड पॉइंट है नियम। अब नियम क्या है, तो नियम वो सेकेंड लिम्ब बोल सकते हो आप, एंड इट हैज़ टू डू विद सेल्फ डिसिप्लिन एंड स्पिरिचुअल ऑब्जर्वेंस। नियम यानी अगर सिंपल मैं भाषा में बोलूँ, हम जो अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं, तो नियम यानी कि रूल्स, रेगुलेशन, प्रिंसिपल्स। तो भाई कुछ ना कुछ तो रूल्स एंड रेगुलेशन होने ही चाहिए। तो उस हिसाब से महर्षि पातंजलि ने भी 5 नियम दिए हैं कि हमें फॉलो करने चाहिए, तो अच्छा रहेगा। सबसे पहले बोला है शौच। शौच मतलब वो नहीं शौचालय, इन द सेंस शौच मतलब क्लीननेस, वो भी इम्पोर्टेंस देता है क्लीनलीनेस के ऊपर, यानी कि कहीं भी जाओ या फिर आप कुछ भी काम करो, लेकिन यू शुड मेंटेन द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लीनलीनेस। तो क्लीनलीनेस यहाँ पे बोला गया है। देन संतोष, संतोष मतलब कंटेंटमेंट, सेटिस्फैक्शन इम्पॉर्टेंट है। देन तप, तप यानी हीट या फिर स्पिरिचुअल ऑस्टेरिटीज, आप बोल सकते हो पिनांस, एंड्योरेंस, तो उसके ऊपर फोकस करना ज़रूरी है। जैसे कि एग्जांपल आपको दूँ, आप नेट के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो,
तो ये भी एक आपके लिए तप ही है। तप इन द सेंस ऐसे ज़रूरी नहीं कि साधु संत जो तप करने जाए, महर्षि सारे जो तप करने जाए हिल्स के ऊपर, वो ही एक्चुअल तप है, नहीं। लेकिन आप जो हार्ड वर्क करते हो, आप जो मेहनत करते हो, तो वो भी आपको एक एंड रिजल्ट अच्छे से लाने के लिए जो आप मेहनत किया है, तो वो भी एक तप ही है, वो भी एक फिनांस ही है, एंड्योरेंस आप बोल सकते हो। फिर है स्वाध्याय। स्वाध्याय मतलब कि खुद से स्टडी करना, स्टडी ऑफ द सीक्रेट स्क्रिप्चर्स एंड ऑफ वन सेल्फ, यानी कि सेल्फ स्टडी आप बोल सकते हो कि खुद से पढ़ी हुई कोई चीज़ें या फिर स्क्रिप्चर जो भगवान की रिलीजियस बुक है या फिर स्क्रिप्चर्स है, सीक्रेट स्क्रिप्चर्स है, वो आप पढ़ते हो खुद से या फिर खुद को समझते हो, तो वो स्वाध्याय है, वो करना ज़रूरी है। कभी कभी नहीं बोलते, हमारे टीचर्स भी बोलते हैं कि सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना ज़रूरी है, यानी खुद को समझना। फिर ईश्वर परिधान यानी सरेंडर टू गॉड, यानी कि हमें मोह माया से परे होके भगवान को सब कुछ सरेंडर करना है, डेडिकेशन दिखाना है अपना कि भाई गॉड इज़ ए डूअर ऑफ एवरीथिंग एंड वी आर एक्चुअली एडर टू गॉड। अपना जो भी कार्य है, अपने जो भी कर्म है, अपने जो भी विचार है, अपने जो भी एक्शंस है, वो हम भगवान को समर्पित करते हैं या फिर भगवान को ध्यान में रखते करते हैं। तो इससे क्या होगा, आप जो बोलते हो, आप जो समझते हो, आप जो एक्शंस करते हो, आप जो बिहेव करते हो, वो भी एक अच्छे तौर तरीके से हो पाएगा, क्योंकि आप खराब कर्मों में तो मानोगे नहीं, क्योंकि आप भगवान में बिलीव करते हो। तो इन दैट सेंस पातंजलि के हिसाब से वो आपको सही राह दिखाता है। फिर थर्ड है आसन। आसन क्या है, तो ये भी थर्ड नंबर का लिंग है। फ्रेंड्स मैं आपको बोल दूँ, ये जो नंबर्स मैंने ऐसे ही नहीं दिए 1 2 3 4, ये 8 1 बाय 1 स्टेजेस है, आप बोल सकते हो अष्टांग मार्ग के। तो ये थर्ड स्टेज है आसन। इट मीन्स द पोस्चर्स प्रैक्टिस इन योगा comprises thirdly. In this yogic view, the body is a temple of spirit, the care of which is an important stage of spiritual growth. It helps to develop the habit of discipline and the ability to concentrate, both of which are necessary for the meditation. आसान भाषा में बोलूँ तो आसना बोलते हैं या फिर पोस्चर बोलते हैं, यानी कि आप कैसे खड़े रहते हो, आप कैसे बैठते हो, आप कैसे सोते हो, तो ये सारे एक आसन या फिर पोस्चर जो आपके बॉडी के पोस्चर है ना, उसके ऊपर ध्यान देता है। तो कहा गया है कि पोस्चर प्रैक्टिसिंग योगा, जो अब योगा तो बहुत सारे टाइप के हैं, तो बॉडी के पोस्चर्स कैसे होते हैं, तो वो यहाँ पे बात की गई है। योगिक व्यू से बात करें तो बॉडी जो हमारी होती है वो एक शांति या फिर आप बोल सकते हो एक टेम्पल है, टेम्पल ऑफ स्पिरिट, द केयर ऑफ विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टेज ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ। जितना हम अपने बॉडी को संभालेंगे इन द सेंस, संभालेंगे इन द सेंस कि जितना हम इम्पोर्टेंट योगा के हिसाब से हम पोस्चर उस तरीके का बनाएंगे, तो वो हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ में काम आएगा। इट हेल्प्स टू डेवलप द हैबिट ऑफ डिसिप्लिन एंड द एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट। अब आप बोलोगे यहाँ पे एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल मैं आपको दूँ तो आप सोच सकते हो कि अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो और बीच बीच में टीवी कहीं से भी टीवी का ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रहा है, तो वो तो आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ डेवलप करने में हेल्प नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो जो टीवी का इफेक्ट है या नॉइज़ है, वो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को हिंडर कर रहा है, वो अफेक्ट कर रहा है। तो उस वजह से बोला गया है वो आपकी कंसंट्रेशन को अफेक्ट करेगा। तो इसीलिए जो बॉडी का पोस्चर है, जब योगा आप करते हो, जब आसन आप करते हो, तो वो स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए उस तरीके का पोस्चर होना चाहिए एंड उस तरीके का यहाँ पे बोला भी गया है। अब ये पोस्चर्स कैसे होने चाहिए, तो वो अलग अलग टाइप की योगा है, उसमें दिखाए गए हैं। इवन यू कैन सर्च इनटू सर्टेन बुक्स। It helps to develop the habit of discipline and the ability to concentrate, both of which are necessary for meditation. Yoga totally focuses upon gaining attention, concentration and meditation. यानी कि आप concentrate properly कर पाओ, meditation कर पाओ and then after आप salvation तक पहुँच पाओ। तो इसके लिए आसना दिखाए गए हैं। फिर चौथा है स्टेज, वो प्राणायाम है। तो प्राणायाम मतलब जब हम ब्रीदिंग करते हैं ना, तो उसको प्राणायाम बोलते हैं। तो इसके प्रोसेस के टोटल 3 पार्ट्स है, 3 आप बोल सकते हो कंपोनेंट्स है, पूरक, कुंभक, रेचक। और पूरक क्या है, अगर आपके पास नोटबुक है तो आप लिख दो, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। पूरक का मीनिंग क्या होता है, तो पूरक मतलब द कंट्रोल ऑफ ब्रेथ वाइल इनहेलिंग। जब हम सांस लेते हैं ना, इनहेल करते हैं, तो 5 मिनट या 5 सेकेंड आप रुका के रखते हो, तो उसको आप पूरक बोलते हो। तो पूरक दैट इज़ कंट्रोल ऑफ ब्रेथ, जितने भी सेकेंड, 2 सेकेंड 5 सेकेंड आप जो रुका के रखते हो, तो कंट्रोल ऑफ ब्रेथ होता है इनहेलिंग, इनहेल करते हो तब बोल रही हूँ, तो उसको पूरक बोलते हैं। फिर कुंभक, तो कुंभक क्या है,
टू रिटेन द एयर इन लंग्स फॉर सम टाइम, यानी कि अपने जो लंग्स में थोड़ी देर के लिए ही सही ये जो आपने इनहेल किया है और जो एयर है वो थोड़ी देर के लिए सही वहाँ पे आप टिका के रखते हो या लंग्स तक पहुँचती है, तो उसको कुंभक बोलते हैं। एंड रेचक क्या है, तो एक्सहेल जो आप करते हो ना, तो दैट इज़ रेचक। दिस इज़ गिवन बाय महर्षि पातंजलि। इसलिए आपने देखा होगा कि जो इनहेल एक्सेल हम करते हैं तो उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा फोकस दिया गया है, इम्पोर्टेंस दिया गया है। ब्रीदिंग एक्टिविटी जो है वो भी प्रॉपर तरीके से जल्दी जल्दी ब्रीथ करो, जल्दी जल्दी ये वो काम करो, तो वो सब हेल्थ के लिए बेनिफिटफुल नहीं है। इसीलिए यहाँ पे ये 3 चीज़ों की बात की है। फिर 5वां है स्थान, उसको बोलते हैं प्रत्याहार। प्रत्याहार मतलब क्या है, तो वो 5th लिम्ब है। इट मीन्स विड्रोवल और सेंसरी ट्रांसेंडेंस, यानी कि अपनी जो सेंसेस है ना, कितनी सेंसेस है पता है, सोचो ज़रा, होमवर्क देती हूँ। विड्रोवल और कंट्रोल ऑफ सेंसेस माइंड फ्रॉम वर्ल्डली अल्योरमेंट्स, जो हमारी सेंसेस है तो उसको हमें कंट्रोल करना आना चाहिए। It is during this stage that we make the conscious efforts to draw our awareness away from the external world and outside stimuli. ये प्रत्याहार ऐसा स्टेज है जहाँ पे हमें कॉन्शियस एफर्ट्स, अपने हार्डवर्क इतने लगाने हैं कि हम अपने आप को उस मोड पे ले जाए या अवेयर कर पाए कि जो बाहरी चीज़ें हैं या एक्सटर्नल वर्ल्डली चीज़ें हैं वो वर्ल्डली ही रखें और अपने अंदर नहीं आने दें। Inculcating a detachment from our senses, we direct our attention internally. एक अच्छा सा एग्जाम्पल दूँ, सपोज कल थिएटर में पिक्चर आई है, आपको देखने का मन हो रहा है, एक बार जो आपको पढ़ाई भी करनी है नेट एग्ज़ाम की, दूसरी ओर पिक्चर भी आया है, तो वो जो आपके सेंसेस आपको वहाँ ले जा रही है कि नहीं मूवी देखने जाना है या फिर फ्रेंड्स के साथ गप्पे लड़ाने जाना है या फिर थोड़े टाइम सोशल मीडिया ही चैट कर लूँ या कुछ यूज़ कर लूँ, तो ये जो अपने सेंसेस जो पढ़ाई से डिटैच होकर बाकी सारी चीज़ों में जा रहे हैं, तो उसे रोकना है। तो वो कौन से स्टेज में बोला गया है, तो ये प्रत्याहार के स्टेज में, कि अपने सेंसेस को जहाँ पे नहीं अटैच होना वहाँ पे जाती है तो वहाँ से डिटैच करके इंटरनली फोकस करना है, यानी कि अपने काम पे। द प्रैक्टिस ऑफ प्रत्याहार प्रोवाइड्स अस विद एन अपॉर्चुनिटी टू सेट बैक एंड टेक अ लुक एट आवरसेल्व्स। खुद के अंदर तराशे हम, तो हम बहुत हद तक अच्छे से अपने गोल्स को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे गोल मतलब कि साल्वेशन। 6th स्टेज है धारणा, इट मीन्स कॉन्सेंट्रेशन। अब धारणा का मतलब क्या है, तो इसका मतलब है कॉन्सेंट्रेशन। इट प्रीसीड्स मेडिटेशन। अगर आप कॉन्सेंट्रेशन एक बार अपने अंदर मिल गई या फिर आप चीज़ों पे कॉन्सेंट्रेट करना आपको आ गया, तो फिर धीरे धीरे आपको मेडिटेशन के पाथ पे ले जाने से कोई नहीं रोक सकता, अकॉर्डिंग टू महर्षि पातंजलि। हियर वी लर्न हाउ टू स्लो डाउन द थिंकिंग प्रोसेस। कितना ज़्यादा अपने दिमाग को स्ट्रेस देते हैं हम, कितना ज़्यादा टेंशन लेके घूमते हैं, कितना ज़्यादा सोचते रहते हैं, तो ये सारे हमारे कंसंट्रेशन पावर को बहुत ही अफेक्ट करता है, हार्मफुली अफेक्ट करता है, क्योंकि दिमाग को शांति ही नहीं मिलती। तो इसीलिए यहाँ पे बोला है ये बहुत अच्छा स्टेज है, 6 नंबर का जो धारणा स्टेज है वो बहुत ही अच्छा पार्ट है। यहाँ पे क्या बोला गया है कि यहाँ पे हम क्या सीखते हैं कि कंसंट्रेशन अपने दिमाग को कराना सीखते हैं ऑन अ सिंगल मेंटल ऑब्जेक्ट। आपने देखा होगा कभी कभी, अभी तो टीवी में भी दिखाते हैं या फिर रियल लाइफ में भी हमने देखा है कि सिंगल मेंटल ऑब्जेक्ट, यानी कि सपोज कैंडल आपने रख दी अपने आँखों के सामने और 10 मिनट तक जलाई हुई कैंडल, आप 10 मिनट तक उसी के ऊपर फोकस करते हो, अपने माइंड को उसी के ऊपर फोकस करते हो, यहाँ वहाँ डाइवर्ट नहीं होने देते, तो सिंगल मेंटल ऑब्जेक्ट, तो उससे आपकी कॉन्सेंट्रेशन पावर इंप्रूव होती है। ये तो एक मैंने टेक्निक दिखाई, बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स है, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने भी ऐसी टेक्निक्स दी है। दूसरी टेक्निक आपको बोलूँ तो ड्रिबलिंग ऑफ फुटबॉल या कोई भी बॉल जो ड्रिबल करते हो ना आप, तो उससे भी आपको कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़ता है, ऐसा माना गया है। तो ये जो सारी टेक्निक है वो एक सिंगल मेंटल ऑब्जेक्ट के ऊपर आप जब कॉन्सेंट्रेशन पावर लगाते हो तो वो आपका हेल्प करता है कॉन्सेंट्रेशन को बूस्ट करने के लिए। अ स्पेसिफिक एनर्जेटिक सेंटर इन दी बॉडी, अपनी बॉडी फिर उसमें इंटरनली एंड एक्सटर्नली उसके अंदर इन्वॉल्व होने लगती है वो कॉन्सेंट्रेशन पावर के अंदर। एन इमेज ऑफ ए डेटी और साइलेंट रेपिटेशन ऑफ अ साउंड, और फिर उसी के ऊपर फोकस करते करते धीरे धीरे आप
कंसंट्रेशन के उस मोड पे पहुंच जाते हो कि फिर आपके लिए मेडिटेशन करना बहुत आसान हो जाता है। तो वो कौन सा स्टेज पे आएगा, तो धारणा के स्टेज पे आएगा। 6 नंबर का स्टेप है उसके ऊपर। उसके पहले कौन सा था, तो उसके पहले था प्रत्याहार, फिर आता है धारणा। अब 7वां नंबर है ध्यान। ध्यान क्या है, तो एट दिस स्टेज द माइंड हैज़ बीन क्वाइटेड, यहाँ पे दिमाग एकदम शांत हो गया होता है। एंड इन द स्टिलनेस इट प्रोड्यूसेस फ्यू और नो थॉट्स एट ऑल, क्योंकि यहाँ पे आपने कंसंट्रेशन करनी सीख ली, धीरे धीरे मेडिटेशन भी सीख लिया, तो दिमाग अब कोई बाकी बिना काम की चीज़ों पे ध्यान नहीं देने वाला या फिर नहीं देगा। तो दिमाग पूरी तरह से ध्यान स्टेज पे एकदम क्वाइट रहता है, एक स्टिल एक फोकस माइंड रहता है कि भाई ये करना है तो ये करना ही है, तो इन दैट वे। एंड देन आफ्टर इट प्रोड्यूसेस फ्यू और नो थॉट्स एट ऑल, कोई खराब विचार या कोई टाइप के विचार नहीं आते। जो काम के लिए आपको फोकस करना है, जो आपको एंड रिजल्ट लाना है, उसके ऊपर आप फोकस करते हो। एंड अल्टीमेटली द स्ट्रेंथ ऑफ स्टेमिना इट टेक्स टू रीच दिस स्टेज ऑफ स्टिलनेस इज क्वाइट इम्प्रेसिव। बोला गया है कि ये स्टेज पे आपको जो स्ट्रेंथ और स्टेमिना चाहिए वो बहुत ही इम्प्रेसिव मोड पे होती है। इम्प्रेसिव इन दिस सेंस कि वो एक आपको अच्छे मोड पे ले जाती है, आपकी बॉडी माइंड सोल सब कुछ एक बैलेंस इक्विलिब्रियम स्टेट में रहता है। एंड द लास्ट स्टेज जो हम बोलते हैं अष्टांग मार्ग का 8वां लिम्ब, तो वो 8 लिम्ब इन द सेंस कि एक पार्ट, तो 8वां पार्ट या लास्ट बोल सकते हो वो है समाधि। Patanjali describes this eighth and final stage of Ashtanga, that is Samadhi, as a state of ecstasy, यानी कि blissful state, एकदम शांति, जो आप भगवान को मिलते हो या भगवान को प्राप्त कर लेते हो ना, वैसी वाली फीलिंग आती है। ऑफ कोर्स हम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है तो कभी कभी आती होगी शायद, या फिर नहीं भी आती होगी, लेकिन आपने देखा होगा जो ये बड़े बड़े संत महात्मा है तो वो ये समाधि स्टेट में रहने का ट्राई करते हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि कंटिन्यूसली वो कंसंट्रेशन या मेडिटेशन से भगवान को प्राप्त करने की मतलब हार्ड वर्क करते हैं, या फिर उसी में वो मथे रहते हैं। तो इन दैट वे, तो दैट इज़ द स्टेट ऑफ समाधि, जिनमें उनको एकदम इक्विलिब्रियम स्टेट पे सब कुछ भगवान के अधीन रखता है। सो इन दैट वे एट दिस स्टेज द मीडिएटर merges with his or her point of focus and transcends the self together, यानी कि अपनी बॉडी को, अपने माइंड को, अपने जो भी विचार है वो सब भगवान के समर्पित करके वो चलता है, वो जीवन जीता है। What Patanjali has described as a completion of the yogic path is what deep down all human beings aspire to, that is peace। बहुत ही अच्छा लिखा है, देखो आप पढ़ो। What Patanjali has described as a completion of the yogic path is, महर्षि पातंजलि ने जो कि योगिक पाथ का एंड पाथ बताया है या फिर 8वां पॉइंट बताया है, वो अगर आप बहुत डीप में स्टडी करोगे तो आपको अल्टीमेट उसका रिजल्ट पता चलेगा कि भाई ये तो सिर्फ महर्षि या फिर बड़े बड़े संत ज्ञानी ही नहीं, लेकिन सारे ह्यूमन बीइंग यही अल्टीमेटली एस्पायर करते हैं कि पीस चाहिए, ये गाड़ी चाहिए, बंगला, कुछ भी आप बोल लो, या फिर एग्जामिनेशन क्रैक करनी है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं तो अल्टीमेटली इसके पीछे हेतु क्या है आपका, कि अच्छी जॉब मिले आपको, एक सिक्योर लाइफ हो, तो इन दैट वे। तो कहने का मतलब है आप पीस ही ढूंढ रहे हो अल्टीमेटली। तो इसीलिए महर्षि पातंजलि ने जो 8वां स्टेट समाधि बोला है वो ब्लिसफुल स्टेट बोला है, यानी कि पीस, मेंटल पीस जो अस्पायर करता है सब ह्यूमन बींग्स, वो स्टेट है। We also might give some thought to the fact that this ultimate stage of yoga, enlightenment, can neither be bought nor possessed। ये हमें पता है। यहाँ पे हम साल्वेशन की बात करें तो महर्षि पातंजलि ने बोला है कि ये जो 8वां स्टेज है योगा का, जो एनलाइटनमेंट बोलते हैं, जो अंदर से आप परम ज्ञानी का एहसास करते हो या फिर आप सब चीज़ों के परे जाके भगवान के साथ अटैच हो जाते हो, तो वो ना ही आप खरीद सकते हो, मार्केट में ये चीज़ नहीं मिलती, नॉर पजेस, खुद से आप पजेस नहीं कर सकते, यानी कि इट कैन ओनली बी एक्सपीरियंस, आप वो एक्सपीरियंस कर सकते हो अपने अंदर। द प्राइस ऑफ विच इज़ अ कंटिन्यूअल डिवोशन टू द एस्पायरेंस ऑफ द एस्पायरेंट। कहने का मतलब है ये आप अपने अंदर एक्सपीरियंस कर सकते हो, या फिर आप ये स्टेज पे पहुंच सकते हो अपनी लाइफ में। कब पहुंच सकते हो, जब आपने ऊपर के 7 स्टेज पार किए हो तब भी, उसके पहले नहीं, उसके बाद में नहीं। तो इन दैट वे, बाद में इन द सेंस ये 8वें स्टेज के बाद में तो आपको डेफिनेटली समाधि के बाद अब भगवान को मिल गए हो ऐसा ही आपको फील होगा, लेकिन इन दैट वे कि ये 8वें स्टेज या 8वें चरण पे जाने से पहले 7वें जो 7 स्टेज है उसको पार करना ज़रूरी है।
अब मैं आपको पूछूं कि 8 कौन से स्टेज है, तो आप बोल पाओगे क्या? गुड। द वेरी फर्स्ट वन इज यम, फिर नियम, फिर थर्ड आसन, फोर्थ प्राणायाम, फिफ्थ प्रत्याहार, सिक्स धारणा, सेवेंथ ध्यान एंड एट समाधि। आप देखना चाहो तो देख लो। सी, यम जिसके 5 कंपोनेंट्स है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। फिर नियम, तो उसके भी 5 कंपोनेंट्स है, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिधान। फिर आसन, फिर प्राणायाम चौथा, फिर फिफ्थ वन है प्रत्याहार, सिक्स्थ है धारणा, ध्यान एंड अल्टीमेटली समाधि। फ्रेंड्स, क्विज करते हैं। फर्स्ट वन, सांख्य बिलीव्स इन द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड। सांख्य फिलोसॉफी याद तो है ना, भूल तो नहीं गए? तो बोला गया है कि सांख्य फिलोसॉफी है वो भगवान में बिलीव करता है। अब आपको मुझे जवाब देना है, येस या नो, ट्रू या फॉल्स। वेरी गुड, फॉल्स। सांख्य फिलोसॉफी हमने देखा है कि वो भगवान में बिलीव ही नहीं करता, तो इस वजह से ये फॉल्स आएगा। सेकेंड है, सांख्य फिलोसॉफी टॉक्स अबाउट पाथ ऑफ साल्वेशन। कैवल्य बोल सकते हो, मोक्ष का मार्ग बोल सकते हो, सेल्फ साल्वेशन बोल सकते हो। तो सांख्य फिलोसॉफी इसके बारे में बात करती है या फिर इसके ऊपर फोकस करती है। ट्रू या फॉल्स? गुड, ट्रू। योगा फिलोसॉफी से टू बी फाउंडेड बाय, योगा फिलोसॉफी किसने फाउंड की थी? एक्सीलेंट, महर्षि पातंजलि। योगा अष्टांग मार्ग हैज डैश लिम्स। कितने टोटल पाथ है योगा के? तो 8। इन द वर्ड ऑफ अष्टांग, अष्ट मीन्स, हमने पहली स्लाइड में देखा था, अष्टांग जो अष्टांग योग है तो उसमें अष्टांग या अष्ट का मतलब क्या होता है? तो मतलब अष्ट मतलब 8 एंड अंग मतलब लिम्स। एक्सेलेंट। आई होप आपको मेरे ये जो लेसन्स हैं वो अच्छे लग रहे हैं, या फिर एटलीस्ट मैं आपको हेल्प तो कर पा रही हूँ कि आपके एग्जामिनेशन में थोड़ी बहुत प्रिपरेशन हो पाए। ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैं आपसे कोई पैसे तो लेती नहीं, तो इससे अच्छा आई हैव ट्राइड माई बेस्ट। तो इससे अच्छा आपको और कहीं मिले तो आई डोंट नो, बट मैंने ट्राई किया है, अपना लेवल बेस्ट ट्राई किया है कि आपको एग्जामिनेशन में थोड़ी तो प्रिपरेशन अच्छे से हो पाए। तो 5-10 मिनट या 15-20 मिनट से ज़्यादा का वीडियो नहीं है, तो ज़रूर एंड तक देखना। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अपने दूसरे फ्रेंड्स को भी शेयर करना, ताकि वो अगर डिलेमा में है कि मटेरियल नहीं मिल रहा है या फिर प्रॉब्लम हो रही है, तो वो भी बेचारा पढ़ पाए। एंड ड्रिल तो आपको पता ही है। अगर मेरे सेशंस आपको अच्छे लग रहे हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन है वो ज़रूर प्रेस करें, ताकि आप अपडेटेड रहे, नॉलेजेबल रहे, जो मैं नए नए कोर्सेज लेके आ रही हूँ, टॉपिक्स लेके आ रही हूँ उस हिसाब से। थैंक यू सो मच, अच्छे से पढ़ते रहिए, मैं नए नए टॉपिक्स लेके आती रहूँगी, ऐसे ही डिटेल में पढ़ाती रहूँगी, ताकि आपको एग्जामिनेशन के लिए अच्छे से प्रिपरेशन हो पाए। थैंक यू, गुड बाय।